गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का बी सेक्शन, जिसमें हमने पूर्व के लेक्चर में बर्लिन कांग्रेस के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम बर्लिन कांग्रेस का मूल्यांकन, इस विषय पे हम अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों की मान्यता है कि बर्लिन कांग्रेस के निर्णायकों ने पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करने और यूरोपीय राज्यों के बीच एक बड़े युद्ध को रोकने का दावा किया था। इतिहासकार A.J.P. टेलर लिखते हैं कि उनके दोनों दावे तथ्यहीन थे। युद्ध की संभावना तो कांग्रेस के पहले उस समय समाप्त हो गई थी जब रूसी सेनाएं कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करने में हिचकिचा रही थीं। दूसरी ओर कांग्रेस ओटोमन, जो तुर्क साम्राज्य था, तुर्क साम्राज्य को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सत्ता के रूप में पुनः स्थापित करने में असफल रही। वास्तव में जो व्यावहारिक दृष्टि से सम्मेलन के जो निर्णय थे, उनका बहुत कम ही प्रभाव पड़ा। वास्तविक रूप में तो बर्लिन संधि समकालीन लेखकों और राजनीतिज्ञों से लेकर आधुनिक काल के कुछ इतिहासकारों तक केवल आलोचना का विषय बनी रही। वो क्या थी? बर्लिन संधि और बाल्कन राज्य। बर्लिन संधि का सबसे बड़ा दोष राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना करना था। नंबर 1, सर्वप्रथम बोस्निया और हर्जगोविना को सजातीय राजा सर्बिया के साथ न मिलाकर विजातीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। नंबर 2, बर्लिन सम्मेलन में यूनान की उपेक्षा कर दी गई। यूनान को क्रीट, इम्पेरियस, थिस्साले और मैसिडोनिया ये प्रदेश मिलने थे, लेकिन यूनान को ये प्रदेश नहीं दिए गए। रोमानिया को बेसेरोबिया, बुकाविना और ट्रांसिल्वानिया के प्रदेश मिलने थे, लेकिन रोमानिया को भी इनसे वंचित कर दिया गया। नंबर 4, बुल्गारिया से पूर्वी रोमेलिया को अलग कर दिया गया, जबकि ये दोनों सजातीय राज्य थे। लेकिन आगे चलकर बर्लिन कांग्रेस की अवहेलना कर 1885 ईस्वी में इन दोनों ही राज्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम दोनों संयुक्त राज्य हैं। अतः 5 अक्टूबर 1905 ईस्वी में संयुक्त बल्गारिया के रूप में इन दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 5 नंबर, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जगोविना के प्रदेश दिए जाने का इटली ने घोर विरोध किया और यह घोषणा कर दी कि परतंत्र इटली को स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि एजियन सागर का कुछ भाग अभी परतंत्र ही था और वह ऑस्ट्रिया के अधीन था। इटली ने ट्रेंटिनो प्रदेश की विशेष मांग की थी, लेकिन इटली को यह प्रदेश नहीं दिया गया। रूस। इस सम्मेलन की आवश्यकता रूस की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से ही उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके प्रभाव विस्तार में
इस सम्मेलन के बाद भी अंतर नहीं आया। बर्लिन सम्मेलन में रूस के उद्देश्य की सफलता और असफलता को लेकर भी विद्वानों में दो मत हुए। इतिहासकार C.J.H. हेज का मानना है कि 1878 ईस्वी में बर्लिन संधि में रूस काफी लाभान्वित हुआ था। दूसरी ओर इतिहासकार वेंस हेज के विचार से सहमत नहीं है। वेंस का मानना है सेन स्टीफेनो की संधि से जो प्रतिष्ठा रूस को प्राप्त हुई थी वह बर्लिन संधि ने समाप्त कर दी थी। वेंस ने रूस के राजनीतिक संदर्भ में बर्लिन कांग्रेस के दो परिणाम बताए। बर्लिन संधि की परिणाम स्वरूप 1879 ईस्वी में आतंकवादी लोगों का प्रभुत्व बढ़ा और इन लोगों ने रूस के शासक अलेक्जेंडर द्वितीय का डेथ सेंटेंस छपवा दिया। मतलब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर देंगे और आगे चलकर 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर भी दी गई थी। दूसरा परिणाम ये हुआ कि अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद राजतंत्र से जुड़े हुए जो लोग थे और अधिक कट्टर हो गए, जिससे 1871 से 1881 ईस्वी तक के युग में सरकार और अधिक कट्टर हो गई। और ये जो 1871 से 1881 का जो ईस्वी तक का जो समय है, इस पीरियड को कट्टरवाद के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त दोनों मत में हेज का मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि इस संधि से रूस की साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा में अधिक वृद्धि हुई थी। नंबर 1, इस संधि से रूस को बेसेरोबिया तथा आर्मीनिया का थोड़ा सा भाग मिला। नंबर 2, रूस को काले सागर के ऊपर जहाजी बेड़ा रखने का अधिकार मिला। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 1856 ईस्वी की जो पेरिस में संधि हुई थी, जिसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है, उसमें रूस से स्पष्ट कहा गया था कि वह काले सागर में अपना जहाजी बेड़ा नहीं रख सकता है। 3 नंबर, बर्लिन संधि के बाद रूस ने मध्य एशिया की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया तथा यूरोप में एक नए खतरे के रूप में उभर कर सामने आया। इसके अतिरिक्त बर्लिन संधि का रूस के संदर्भ में एक परिणाम यह हुआ कि सेन स्टीफेनो की संधि से रूस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। जब बर्लिन संधि द्वारा रूस और जर्मनी एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, अतः बर्लिन संधि के पश्चात रूस ने अपने आप को यूरोपीय राजनीति में एकाकी महसूस किया, अकेला महसूस कर लिया। दूसरी ओर फ्रांस भी बिस्मार्क के कारण अपने आप को यूरोपीय राजनीति में अकेला महसूस कर रहा था, एकाकी महसूस कर रहा था। अतः इस कारण से रूस और फ्रांस में मित्रता हो गई और इसी मित्रता के परिणाम स्वरूप 1893 ईस्वी में इन दोनों में संधि हुई। रूस और जर्मनी की कटुता से संपूर्ण यूरोप में दो गुटों में बट गया। अतः यूरोप को 2 युद्ध शिविरों में विभाजित करने का श्रेय भी इस बर्लिन संधि को जाता है। इसी कारण इस संधि के विरुद्ध यह अभियोग भी लगाया जाता है कि यह संधि महायुद्ध की जन्मदाता थी। बर्लिन कांग्रेस एवं इंग्लैंड। इतिहासकार डिजरेली ने बर्लिन से लौटकर बड़े गर्व से कहा था कि सम्मान सहित शांति लाया हूं।
ये इतिहासकार मानते हैं कि डिज़रेली ने बर्लिन कांग्रेस से लौटकर बड़े गर्व से कहा था, उसने यह भी कहा था कि मैंने तुर्की के साम्राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इसमें संदेह नहीं है कि डिज़रेली और सेलिसबरी की नीति के कारण इंग्लैंड को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी और रूस की कूटनीतिक पराजय हुई थी। इसी कारण इंग्लैंड की जनता ने उसकी प्रशंसा की, किंतु कुछ लोगों ने उसकी नीति की कटु आलोचना की। डिज़रेली ने बॉस्फोरस की और रूस की प्रगति को रोक दिया, किंतु वह मध्य एशिया और अफगानिस्तान में उसकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा सका। इतना ही नहीं, बर्लिन कांग्रेस में रूस को इतना बड़ा भूभाग प्राप्त हुआ था जिसकी उसने 1877 में आशा भी नहीं की थी। वास्तव में बर्लिन कांग्रेस में डिज़रेली की नीति का मुख्य उद्देश्य ये था कि बाल्कन समस्या को हल करने के रूस के एक पक्षीय दावे को मान्यता नहीं मिले। द बर्लिन कांग्रेस और जर्मनी के संदर्भ में बर्लिन संधि का परिणाम यह होता है कि जर्मनी का चांसलर बर्लिन संधि के बाद यूरोपीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात करता है, प्रारंभ करता है, एक नए युग का प्रारंभ करता है, जिसे गुप्त राजनीति के नाम से जाना जाता है। (1879) ईस्वी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी में एक गुप्त संधि हुई। तभी से गुप्त संधि का युग प्रारंभ माना जाता है और यही गुप्त संधि 1900 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बनी थी। बर्लिन कांग्रेस और रोमानिया। बर्लिन संधि में बेसेवेरिया का प्रदेश रूस को दिया गया था, जबकि बेसेरेबिया की जनता रोमानियन थी। अतः इस संधि के उपरांत रोमानिया रूस का विरोधी हो गया। इसी विरोध के कारण रोमानिया ने 1833 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ एक संधि की और वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया के गुट में शामिल हो गया। साइप्रस का पतन। सम्मेलन में साइप्रस इंग्लैंड को प्रदान किया गया। उसको वहाँ रूस का शस्त्रागार भी प्राप्त हुआ। साइप्रस में फिर भी इंग्लैंड अत्यधिक सैनिक सहायता की वृद्धि नहीं कर सका। इंग्लैंड के लिए यह इतना लाभप्रद नहीं हुआ जितनी की इससे आशा की जाती थी। अतः साइप्रस, जो कि उन्नति के पथ पर आगे था, और उसकी उन्नति में बाधा पड़ी। यहूदियों की पूर्व स्थिति। सम्मेलन के सम्मेलन में रोमानिया ने यहूदियों की दशा सुधारने का वचन दिया था। बर्लिन सम्मेलन के बाद वह अपने कर्तव्यों और वचनों को भूल गया और उसने पहले की जो व्यवस्था थी उसे ही जारी रखा, जिसमें कि यहूदियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, उन पर अत्याचार किए जाते थे। बर्लिन संधि बाल्कन प्रायद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। वह विश्व में युद्धों का अंत करना चाहती थी, लेकिन अपने इस उद्देश्य से संधि पूर्ण रूप से असफल रही। इस संधि के बाद पूर्वी प्रश्न अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जिसके कारण महायुद्ध का जन्म हुआ। यह सत्य है कि यह सम्मेलन अपने प्रमुख उद्देश्य में असफल रहा।
बर्लिन की संधि द्वारा बाल्कन क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों को कार्यान्वित करने में भी बड़ी कठिनाई हुई। इस संबंध में तुर्की में स्थित ब्रिटिश लेयर्ड ने लिखा है कि टेबल के आसपास बैठकर नक्शे पर किसी साम्राज्य का विभाजन करना सरल है, किंतु उसे कार्यान्वित करना कठिन है। मुझे इस अभागे देश में आगामी वर्षों में अनेक उपद्रवों और रक्तपात होने का पूर्वाभास है। किंतु बर्लिन संधि की आलोचना करते समय हमें यह भी मान लेना चाहिए कि यह संधि वेस्टफेलिया की संधि और वियना की संधि एवं अन्य महान संधियों के समान एक प्रकार का समझौता थी। इतिहासकार टेलर ने इस विषय में लिखा है कि बर्लिन सम्मेलन ने यूरोप के इतिहास में एक विभाजन रेखा खींची है। सम्मेलन से पूर्व 30 वर्ष तक सम्मेलन से पूर्व 30 वर्ष तक संघर्ष और विद्रोह हुए, परंतु उसके बाद 40 वर्ष तक शांति छाई रही।